राइट, सो आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह इस वीडियो का टॉपिक भी थोड़ा सा हटके होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है। क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, देश के लिए अच्छा करने वाला, गलत के खिलाफ खड़े होने वाला। फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों की तस्वीरें आती है। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जानें दी, देश के लिए अपने सर गंवाए, क्योंकि आज़ादी कभी भी हमें दान में नहीं मिलती। इसके पीछे खून की नदियाँ बही हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि आज हम सभी हिंदुस्तानी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इस देश की मिट्टी में हर किसी का खून शामिल है। लेकिन इसी देश की मिट्टी पे कुछ ऐसे लोगों का भी खून है, कुछ ऐसे मासूमों का भी खून है जिनका खून बहाया उन लोगों ने जिन्होंने दावा किया कि वो इस देश की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि फेक फ्रीडम फाइटर्स। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे फेक फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने क्रांतिकारी होने का और क्रांतिकारिता का चोला ओढ़कर ऐसी ऐसी घिनौनी चीज़ों को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे क्राइम्स, मर्डर्स, पर्सनल रिवेंज, लोगों को लूटना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना, अपने निजी फ़ायदे के लिए लोगों के भरोसे का फ़ायदा उठाना, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें। लेकिन आयरनी की बात तो ये है कि आज के टाइम पे, जहाँ पर हमारे बचपन से लेके आज के टाइम के बच्चों को तक हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके संघर्षों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और ना ही इंटरनेट पर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पे। बट इस वीडियो का मेरा यही मकसद है कि हमें ऐसे लोगों के बारे में भी पता चले, जहाँ पर अगर हम एक तरफ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सच में देश के हित में काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ढोंग करके अपने खुद के निजी फ़ायदे के लिए क्रांतिकारिता का चोला ओढ़कर अपने आप को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर इतिहास में ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश का और देश के लोगों का फ़ायदा उठाया है। तो चलिए चैप्टर वाइज एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कहाँ से ये शुरू हुआ, कौन कौन लोग थे वो, और कैसे इन सब लोगों का अंत हुआ। एक एक करके चैप्टर वाइज सब कुछ समझते हैं। चैप्टर 1, द कोर डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक क्रांतिकारी और एक क्रिमिनल में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, एक क्रांतिकारी वो होता है जो देश के हित में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले के ऊपर प्रेशर डाले, या तो उसे हटाए या फिर कुछ ऐसा करे कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, ताकि देश के हित में सही चीज़ें करी जा सकें। जैसे कि अंग्रेज़, जो कि न जाने कितने सालों से इंडियंस को लूट रहे थे, सिस्टमैटिक और एक प्रोफेशनल वे में जब लोगों ने उनके खिलाफ खड़े होना शुरू किया, तब ऑफ कोर्स कई सारे लोगों को जेल में डाला गया, कई लोगों को मारा गया, ओपनली शूट किया गया, लटकाया गया, और कई सारों को तो ओपनली कैनन के मुंह पर टांग दिया गया और कैनन चला दी गई। लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है कि जो क्रांतिकारी होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है उसके खिलाफ होता है, और हिंसा कभी भी उसके लिए एक रास्ता नहीं होता है। जबकि कई मामलों में ऐसा किया भी गया है, लेकिन कहीं पर भी किसी सिविलियन और किसी मासूम के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया गया, ना किसी औरत पे, ना किसी बूढ़े पे, ना किसी बच्चे पे, ना किसी बुजुर्ग पे, ना ही किसी ऐसे नॉर्मल सिविलियन में जिसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पर एक क्रिमिनल जिसने आज़ादी की संघर्ष का हवाला देके ना जाने कितने लोगों को लूटा, ना जाने कितनों का फ़ायदा उठाया, ना जाने अपने कितने निजी क्राइम्स को अंजाम दिया। और जब ऐसे लोगों का ट्रायल हुआ, ऐसे लोगों पे मुकदमा चला, तब उन लोगों ने ये कह दिया कि हम तो फ्रीडम फाइटर हैं, और आखिर में जाके वो लोग छूट गए। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की सुन ही नहीं रही थी, लगातार उनके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही थी, सिस्टमेटिकली उन्हें लूट रही थी, तब किसी ने भी अंग्रेज़ों ने कभी भी इंडियंस की नहीं सुनी। और इसीलिए बम फेंकते वक्त भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी खाली एरिया में बम फेंका, ना कि किसी इंसान पे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू हार्म एनीवन। और वो सब लोग भी अथॉरिटीज़ ही थे, कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमें ये एक डिफरेंस पकड़ के चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, द ठगी कल्ट।
तो देखिए 80s और 90s के दौर में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा जमा रही थी, एक के बाद एक करके अलग अलग एम्पायर्स को, लाइक मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, बर्मा एम्पायर, इन सभी को हराकर इंडिया पर एक प्रोफेशनल वे में कब्जा जमाती जा रही थी, तब उस टाइम पर एक ऐसे दहशतगर्दों का ग्रुप हुआ करता था, एक ऐसा कल्ट हुआ करता था जिसे तब ठगी कल्ट कहा जाता था, जो लोग व्यापारियों, मासूमों और आम नागरिकों को लूटा करते थे, जो रास्ते से गुजर रहे होते थे या जंगल से गुजर रहे होते थे, उन लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देते थे और साथ ही साथ उनके सारे के सारे सामानों को लूट लेते थे। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता चला, तब उन लोगों ने इन्हें पकड़ कर इनके ऊपर मुकदमे चलाने शुरू किए। लेकिन तभी उस ठग की कल्ट के लोगों ने सोचा कि अगर इन लोगों से बचना है तो हमें चाहिए जनता का सपोर्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स आए तो बाहर से ही थे, और अगर हमें यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल गया तो ये बात जानते थे वो लोग अच्छे तरीके से कि हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया और पूरा का पूरा जोर ब्रिटिशर्स की तरफ मोड़ दिया और अपनी ऐसी इमेज बनाई कि हम इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं और जनता के भले के लिए ये सब कर रहे हैं, और जो भी पैसा हम लोगों ने लूटा है वो तो सिर्फ और सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के लिए, जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे ताकि पब्लिक को उन लोगों का सपोर्ट मिले। एंड आयरनी की बात पता है क्या, यू नो व्हाट्स द सैड पार्ट, की कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, ये जानते हुए भी कि जो ठगी कल्ट है ये भी ब्रिटिशर्स से कम नहीं है और ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। अगर होते तो मामूली लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करते, अपने आप से कुछ कर लेते। लेकिन फिर भी ये इमेज जो उन्होंने बनाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। लेकिन एट द एंड असलियत में तो हम ये सब जानते हैं कि इन लोगों को देश के लोगों से, देश की आज़ादी से, देश के भले से कोई फ़ायदा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी मकसद के लिए काम कर रहे थे और लोगों को लूट रहे थे। और ये फ़र्क हम लोगों को कभी भी अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। एंड आयरनी की बात तो ये है कि ऐसे लोगों को भी लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हाँ एट द एंड ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोले तो सही, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल भी रहे तो उनके पिछली बार के किए हुए गलत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। चैप्टर 2, द इन्फिल्ट्रेशन इन द मेन स्ट्रीम मूवमेंट। अब देखिए जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का दबदबा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनके जुल्म भी बढ़ने लगे, और जैसे जैसे उनके जुल्म बढ़ने लगे वैसे वैसे हर एक हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में उनके लिए गुस्सा भी बढ़ने लगा, और उस गुस्से को एक सही वे में चैनलाइज करके रेवोल्यूशनरीज ने रेवोल्यूशन करने का काम किया, और वहीं से जन्म हुआ मूवमेंट्स का, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का। अब देखिए इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट के देख लें तो कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हमें मिल जाएंगे, जैसे द चंपारण मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन एंड मोस्ट फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन उस टाइम पे बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। बंगाल में उस टाइम पे कई सारी ऐसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जिनका एक ही मकसद था कि किसी तरह इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ना है और देश को आज़ाद कराना है, और हर कोई गांधी जी के हित में था और हर कोई यही चाहता था कि इन ब्रिटिशर्स को कैसे भी करके देश से खदेड़ा जाए। लेकिन उस टाइम पर लोगों के अंदर, एक आम आदमी के दिमाग के अंदर एक ऐसी इमेज बन गई थी कि हाँ ब्रिटिशर्स सबके दुश्मन हैं और उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो हमारा हीरो है। लेकिन उस टाइम पर इस चीज़ में एक प्रॉब्लम थी कि अपने लिए स्टैंड लेने वाले उन लोगों का बैकग्राउंड कोई भी देखता ही नहीं था। यानी कि अगर कोई रेवोल्यूशनरी है जो जेन्युइन है, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखना भी एक बार के लिए ज़रूरी था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ गूंज ने, कुछ गुंडों ने, कुछ ऐसे डकैतों ने बंगाल के कई सारे ऐसे ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट करने का काम किया, ऐसे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ पर ब्रिटिशर्स से लड़ने का हवाला देकर उन लोगों ने कई सारे अमीर सेठों को, दुकानों को, लोगों को, मासूमों को लूटने का काम किया, और इसका हवाला देते हुए कहा कि ये सब कुछ हम देश के हित में कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें क्रांति लाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, वो आप लोग नहीं दोगे तो और कौन देगा। और आफ्टर ऑल हम आप ही के लिए तो लड़ रहे हैं, तो आप भी तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो। और इस चीज़ के लिए जब उनके ऊपर ब्रिटिश कोर्ट ने ट्रायल चलाया, उन्हें अदालत में पेश किया गया, वहाँ पर भी उन लोगों ने चिल्ला कर देशभक्त, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, ये प्रूव करने के लिए कि वो लोग देशभक्त हैं। और अगेन आयरनी, यहाँ पर भी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। बट एक चीज़ जो कुछ लोगों ने नोटिस कर ली कि ये लोग फर्जी है और ये लोग असली फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, और आगे जाकर उनका इलाज किया गया। चैप्टर 3, द आफ्टर मैच ऑफ फ्रीडम।
अब देखिए, आज़ादी के समय तक तो इन लोगों ने अपनी चला ली, लोगों को बेवकूफ़ बना लिया और अपना खुद का फ़ायदा करा लिया। लेकिन ये लोग आज़ादी के बाद भी बाज नहीं आए, क्योंकि 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब सरकार ने ऐसी स्कीम्स निकाली जिसके ज़रिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको और उनके परिवारों को सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उस टाइम पे जब ये लोग चोरी, डकैती, कानूनी अपराध के तौर पर जेल में गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि हम देश के लिए जेल में जा रहे हैं, देश के लोगों के लिए जेल के अंदर जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स से लड़कर जेल के अंदर जा रहे हैं। जिससे लोगों के लिए उनके दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो रेवोल्यूशनरी है, ये तो क्रांतिकारी है। और आज़ादी के बाद भी बिना किसी प्रूफ के फेक सर्टिफिकेट्स बना के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे लोगों ने अपने परिवार वालों को और खुद को फ़ायदा दिलाने के लिए ऐसी स्कीम्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें अप्रूवल भी मिल गया। यानी कि एक तरफ वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने सच में जेन्युइनली देश के लिए अच्छा काम किया, दूसरी तरफ ऐसे कमीने लोग थे जो कि आज़ादी का संघर्ष जब चल रहा था तब जेल में बैठे हुए थे किसी क्राइम के चार्ज के ऊपर, चोरी, डकैती, रेप वगैरह। लेकिन आज़ादी के बाद उन लोगों ने उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा लिया, जबकि वो जेल में पड़े हुए थे आज़ादी के संघर्ष के समय और ब्रिटिशर्स से डरपोक की तरह भाग रहे थे। और आज के टाइम पर भी न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उन लोगों को महान लोगों की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये चीज़ हम सभी को समझने की ज़रूरत है। चैप्टर 4, द साइकोलॉजिकल गेम। अब देखिए, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। सबसे पहला नियम तो ये है कि आम लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी चोट, कोई हार्म, कोई भी नुकसान उन लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की जो दर्द है, जो आपका गुस्सा है, जो आपका रेवोल्यूशन है, वो लोगों के लिए, तो लोगों को किस बात का नुकसान देना। और आपकी लड़ाई अगर सरकार के खिलाफ है तो एक सही तरीके से होनी चाहिए, कानूनी तरीके से हो सकती है, या फिर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, या फिर कैंपेन चलाए जा सकते हैं, लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस किए जा सकते हैं। लेकिन लोगों को हार्म करना, अपने निजी फ़ायदे के लिए उन्हें ब्रेन वॉश करना, ये चीज़ पूरे तरीके से गलत है। और आप यहाँ पर सिर्फ उन फेक फ्रीडम फाइटर्स को नहीं, बल्कि और भी कई सारे लोगों को कंसिडर कर सकते हो। यानी कि जैसे कोई गैंगस्टर हो गया, कोई माफिया हो गया, जिसके आज के टाइम पर अगर आप देखोगे लोगों का भी माइंडसेट ऐसा बन गया है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो कूल होते हैं, जो माफियाज़ होते हैं वो कूल होते हैं। इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जब इस्लाम के नाम पर उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है कि आप जो भी करोगे वो सही के लिए करोगे, धर्म के लिए करोगे, अपने लोगों के लिए करोगे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बा हुए तो शहीद। इसी तरीके से ब्रेन वॉश होकर वो लोग यहाँ पर आते हैं, मासूमों का कत्ल करते हैं, और आगे जब उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो अनजाने में कर रहे हैं, उनके लिए मर्सी होनी चाहिए, नहीं। दे डिज़र्व व्हाट दे डिज़र्व, दे शुड बी हैंग्ड, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर बैकग्राउंड में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे पास्ट में कुछ गलत हुआ है, उसके लिए तुम्हें जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता कुछ भी गलत करने का। इवन नक्सलाइट्स जो कहते हैं कि हम फार्मर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पुलिस को मारते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को मारते हैं, सेलिब्रिटीज़ को मारते हैं, नेताओं को मारते हैं। और ना जाने उन लोगों ने 90s के टाइम पर कितने लोगों का कत्लेआम किया। और आखिर में उन्होंने कहा क्या कहा उन्होंने कि हम तो फार्मर्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ है जहाँ पर गलत चीज़ करके आखिर में जाकर उसके ऊपर एक लेबल चिपका देना कि हम तो रेवोल्यूशनरी हैं, हम तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं। और आज के टाइम पर सोशल मीडिया में भी अगर आप देख लो तो रिलीजन के नाम पे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ऐसे कई सारे ग्रुप बन चुके हैं जिन्होंने सनातन और इस्लाम का ठेका लेकर रखा हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, व्यूज़ बटोरते हैं, दबा के फेम लेते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ये धंधा बन चुका है लोगों का कि आप बस लोगों के खिलाफ नफरत फैलाओ, यहाँ वहाँ की चार बातें करो, आखिर में जय श्री राम, अल्लाह अकबर ये सब कह के लोगों को ब्रेन वॉश कर दो और फेम लेके, पैसा लेके निकल लो। और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ना इंडिया में इतना ज़्यादा आसान है। आप चार इमोशनल लाइनें बोल दो, लोग ऐसे आपकी बात मानने लगते हैं, पता ही नहीं जैसे क्या है। तो लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम सभी को अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना खुद का दिमाग यूज़ करना चाहिए कि क्या हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सच में जेन्युइन है या फिर
सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इट वॉज नॉट एट ऑल अ वेरी फैंसी वीडियो बट एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन। हम सभी लोगों को अपने आसपास की चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहिए। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मकसद के लिए लड़ रहा हो, कुछ भी हो। आप सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, भावनाओं में मत बहिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, सही के साथ रहिए, गलत के खिलाफ रहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा एंड साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। एंड साथ ही साथ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या इस टॉपिक के बारे में पता था, जिन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया इस वीडियो में, क्या आपको उसके बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई और आइडिया है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे कवर करना चाहिए अपनी अगली वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कोई भी अगर आपके पास आइडिया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेक श्योर टू द सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईच एंड एवरी सब्सक्राइब ऑफ योर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फॉर मी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।